हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर उत्तम, मेरे यूट्यूब चैनल उत्तीर्ण पर आपका स्वागत है। आज फिर से हम लोग एक बार ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज जो पिछले क्लास में पढ़ाए थे, एक चैप्टर है एनसीईआरटी के सिलेबस में, नीट के सिलेबस में, उसमें ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में एक टॉपिक है उचेरिया बैंक्रप्टी। उस पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, स्टडी करेंगे। उचेरिया बैंक्रप्टी जो है यह एक पैरासाइटिक वर्म है। मीन्स यह पैरासाइट के रूप में ह्यूमन बींग्स के अंदर, शरीर के अंदर रहता है, इसीलिए इसे हम लोग पैरासाइटिक वर्म कहते हैं। तो यह जो पैरासाइटिक वर्म है उचेरिया बैंक्रप्टी, यह अगर इंट्रोडक्शन के रूप में आएंगे तो इसका इंट्रोडक्शन है, यह किंगडम एनिमलिया के अंतर्गत आता है, फाइलम नेमाटोड्स के अंतर्गत आता है। और इसका नामकरण देखेंगे अगर हम लोग तो बता चुके हैं कि किसी भी लिविंग बींग्स का जो नोमेनक्लेचर होता है उसमें दो वर्ड रहता है। दोनों वर्ड अलग अलग चीज को रिप्रेजेंट करता है। पहला जो वर्ड होता है उसको कैपिटल से लिखते हैं, उसे हम लोग जीनस कहते हैं। और दूसरा जो वर्ड है वह बैंक्रप्टी है, जिसे हम लोग स्पेसीज के रूप में डिनोट करते हैं। तो यह उचेरिया बैंक्रप्टी का जो नाम है वो क्या है? उचेरिया बैंक्रप्टी फर्स्ट जो नेम है वह जीनस का है और दूसरा जो है वह स्पेसीज का है। तो इस तरह से उचेरिया बैंक्रप्टी एक नाम है। और यह जो है पैरासाइटिक वर्म ह्यूमन बींग्स के शरीर के अंदर होता है। जनरली यह जो वर्म है वह ह्यूमन बींग्स के लिम्फेटिक सिस्टम को, मीन्स लिम्फ नोड्स को प्रभावित करता है। यह शरीर में इंटर करने के बाद सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए यह लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर करता है और वह लिम्फेटिक सिस्टम से होते हुए शरीर के जितने भी लिम्फ नोड्स या लिम्फेटिक सिस्टम के जो पार्ट होते हैं उनमें इंटर करता है और वहां जाकर के लिम्फ नोड में वह लिम्फ नोड को प्रभावित करता है और उस इलाके के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रभावित करता है। उचेरिया बैंक्रप्टी के द्वारा हमारे शरीर में एक रोग पैदा किया जाता है जिसे हम लोग एलिफेंटियासिस और फाइलेरिया रोग कहते हैं। यह रोग बहुत ही दर्दनाक और बहुत ही जो है कष्टदायक रोग होता है। जिस किसी व्यक्ति को यह रोग होता है, आप देखे होंगे, एलिफेंटियासिस मीन्स हाथी पांव, मीन्स उसका पैर जो होता है हाथी की तरह का मोटा हो जाता है। उसके विषय में डिस्कशन करेंगे। अभी हम आते हैं तो यह जो है उचेरिया बैंक्रप्टी, यह हमारे शरीर में लिम्फेटिक सिस्टम को प्रभावित करता है। लिम्फेटिक सिस्टम मीन्स कहाँ? जनरली ग्रोइन रीजन में, हमारे शरीर के जो ग्रोइन रीजन होता है, स्क्रोटम होता है या टेस्टिकल्स होता है मेल में, इन सभी रीजन को प्रभावित करता है। फीमेल में कभी कभी लेबिया माइनोरा को भी प्रभावित करता है। आते हैं कि उचेरिया बैंक्रप्टी का यह हुआ आपका इंट्रोडक्शन। इसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में आएंगे कि इसका मॉर्फोलॉजी या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है। तो उचेरिया बैंक्रप्टी जो है वह एक पैरासाइटिक वर्म, चूंकि पैरासाइटिक वर्म है इसीलिए यह जो होता है इसके लिए होस्ट का होना बहुत जरूरी है। मीन्स इसका दो होस्ट होता है, एक होता है प्राइमरी होस्ट जिसे हम लोग परमानेंट होस्ट कहते हैं और एक होता है सेकेंडरी होस्ट जिसे हम लोग टेम्पोररी होस्ट कहते हैं। प्राइमरी होस्ट जो होता है वह मैन है जिसमें सेक्सुअल लाइफ जो होता है यह पैरासाइटिक वर्म जो है अपना स्पेंड करता है। और एक होता है सेकेंडरी होस्ट जिसे हम लोग मॉस्किटो कहेंगे और उस मॉस्किटो में यह एसेक्सुअल अपना लाइफ जो है वह स्पेंड करता है। तो इस तरह से उचेरिया बैंक्रप्टी के दो होस्ट हो गए, प्राइमरी होस्ट मीन्स परमानेंट होस्ट मैन और सेकेंडरी होस्ट मीन्स टेम्पोररी होस्ट उसका होता है मॉस्किटो। मॉस्किटो में खास तौर से क्यूलेक्स मॉस्किटो, एनाफिलिस मॉस्किटो, एडिस मॉस्किटो, इन सभी मॉस्किटो के द्वारा जो है इनको होस्ट किया जाता है। मीन्स इनका होस्ट जो होता है यही सभी फीमेल एनाफिलिस या फीमेल क्यूलेक्स और फीमेल एडिस, ये सभी जो हैं ये फीमेल मॉस्किटो, ये सभी इनके सेकेंडरी होस्ट हैं, मीन्स टेम्पोररी होस्ट हैं। मैन जो होता है या प्राइमरी और परमानेंट होस्ट होता है। उचेरिया बैंक्रप्टी में दो तरह के एडल्ट वर्म होते हैं। एक एडल्ट वर्म जो होता है वह मेल कहलाता है और दूसरा जो है फीमेल। चूंकि इसमें सेक्स अलग होता है, दो तरह के इसमें वर्म पाए जाते हैं, मेल वर्म और फीमेल वर्म। मेल वर्म के स्ट्रक्चर और फीमेल वर्म के स्ट्रक्चर में अगर देखते हैं तो अच्छा खासा अंतर होता है। जो फीमेल होती है उसकी लंबाई ज़्यादा होती है और देन मेल की तुलना में फीमेल जो वर्म होता है उसका लंबाई ज़्यादा होता है, फीमेल का लंबाई कम होता है। मेल और फीमेल की लंबाई के अगर हम लोग कंपेरिजन में देखते हैं तो फीमेल जो वर्म, एडल्ट वर्म है, उसकी लंबाई जो होती है वह 10 सेंटीमीटर में अगर देखेंगे तो 10 सेंटीमीटर, और इसका जो चौड़ाई होता है मीन्स विड्थ जो होता है यह होता है आपका 0.2 mm।
फीमेल, ध्यान दीजिएगा, याद हो जाएगा। फीमेल जो एडल्ट वर्म है, फीमेल एडल्ट वर्म, फीमेल एडल्ट वर्म का जो लेंथ है वह लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर। लेंथ जो होता है इसका 10 सेंटीमीटर और विड्थ जो होता है वह 0.2 मिलीमीटर। अगर हम लोग मेल को देखेंगे तो मेल का जो लेंथ होता है वह 4 सेंटीमीटर और विड्थ जो होता है वह 0.1 mm होता है। ये कभी कभी क्वेश्चन आया करता है नीट के एग्जामिनेशन में, तो ये उस हिसाब से इसको आप देख सकते हैं। फीमेल एडल्ट वर्म का जो लेंथ होता है वह 10 सेंटीमीटर और विड्थ जो होता है 0.2 mm। और मेल में आते हैं या फीमेल का है, फीमेल में लेंथ इतना हो गया, विड्थ इतना हो गया। और मेल एडल्ट वर्म में आते हैं तो मेल एडल्ट वर्म का लेंथ जो होता है वह 4 सेंटीमीटर और इसका विड्थ जो होता है वह 1.1 mm होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि फीमेल जो एडल्ट वर्म है वह मेल की तुलना में लंबी होती है और चौड़ी भी होती है, जो कि मेल का जो लेंथ होता है वो छोटा होता है और चौड़ाई भी उसकी कम होती है। तो यह उचरिया बैंक्रॉफ्टी अगर हम लोग ऐसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसका जो होता है स्ट्रक्चर लगभग आपका थ्रेड लाइक और क्रीमी जो होता है लेयर, क्रीमी कलर का होता है, मैंने क्रीम कलर का होता है। जस्ट आप चमकीला देखेंगे तो उसका जो कलर होता है वह क्रीम कलर का होता है और उसका जो स्ट्रक्चर है वह थ्रेड लाइक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है। इसमें अगर मेल फीमेल के रूप में अंतर देखेंगे तो ये हो गया उसके स्ट्रक्चर में अंतर, उसके लेंथ और विड्थ में अंतर, स्ट्रक्चर में भी अंतर होता है। स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो जो मेल का जो निचला पोर्शन होता है यानी पोस्टीरियर एंड जो होता है वह कर्व होता है और फीमेल का जो होता है दोनों एंड जो है स्ट्रेट होता है। तो इस तरह से ये स्ट्रेट हो गया। इसमें अगर एक और अंतर देखेंगे तो इसमें जो है ऊपर की तरफ एक ओपनिंग होता है जिसे हम लोग माउथ कर सकते हैं। और मेल और फीमेल में मेल का जो होता है नीचे की तरफ यहाँ पर एक ओपनिंग होता है, पोर होता है जिसे हम लोग क्लोएका कहते हैं। उसी से जो है वह एक्सक्रीशन भी करता है और उसी से वह सेक्सुअल जो गैमेट्स होते हैं उनको उस गैमेट को भी रिलीज करता है। लेकिन फीमेल में ये दोनों पोर अलग अलग होते हैं, मीन्स जेनिटल पोर अलग होते हैं और उनका एक्सक्रीटिव पोर्स अलग होते हैं। ध्यान सुनिएगा, फीमेल में एक्सक्रीटिव पोर्स और जेनिटल पोर्स जो होते हैं अलग अलग होते हैं, मीन्स इसमें एनस होता है और जेनिटल पोर होता है। लेकिन इसमें मेल में जो होता है वह क्लोएका के रूप में जाना जाता है और यही क्लोएका जो पोर होता है इसी के द्वारा गैमेट्स भी निकलते हैं और एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। स्ट्रक्चर में और देखेंगे तो यह भी जिस तरह से एस्केरिस रुकर बताए थे कि वह सीडोसिलम होता है, इसका भी बॉडी स्ट्रक्चर में जो होता है सीडोसिलम पाया जाता है। मीन्स इसका जो अंदर का सिलम होता है वह मेजोडर्म से बना हुआ इन्वॉल्व नहीं होता है, इसीलिए उसे हम लोग सीडोसिलम कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ आ सकता है कि सीडोसिलम क्यों इसको सीडोसिलम कहा जाता है, क्योंकि इसका सिलम जो होता है वह मेजोडर्म से इन्वॉल्व नहीं होता है, मेजोडर्म से नहीं बना होता है, इसीलिए इस तरह के सिलम को हम लोग सीडोसिलम कहते हैं। तो उचरिया बैंक्रॉफ्टी का भी जो सिलम होता है वह सीडोसिलम होता है, मीन्स फॉल्स सिलम होता है। यह भी यूकेरियोटिक है क्योंकि इसके भी सेल में ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। यह हुआ आपका मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट फीमेल वर्म और एडल्ट मेल वर्म। अब आते हैं फाइलेरिया का जो इन्फेक्टिव पोर्शन है। फाइलेरिया का जो एडल्ट वर्म और एडल्ट मेल वर्म और फीमेल वर्म जो हैं ये दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा एक लार्वा को पैदा करते हैं। उस लार्वा को हम लोग माइक्रोफाइलेरी कहते हैं। उस लार्वा का नाम क्या है? माइक्रोफाइलेरी। यह लार्वा एडल्ट मेल वर्म और फीमेल वर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा ये पैदा होता है। तो माइक्रोफाइलेरी का जो अगर हम देखेंगे माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका भी जो होता है लेंथ माइक्रोफाइलेरी का लार्वा का, तो इसका लेंथ जो होता है 250 से लेकर के 300 माइक्रोमीटर होता है लेंथ। और इसका जो विड्थ होता है यह लगभग 8 माइक्रोमीटर होता है। ध्यान दीजिएगा, ये भी क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा करता है। माइक्रोफाइलेरी का अगर स्ट्रक्चर देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर देखेंगे तो इसका लेंथ जो होता है 250 से लेकर के 300 माइक्रोमीटर तक और इसका जो विड्थ होता है वह 8 माइक्रोमीटर तक। 250 से 300 माइक्रोमीटर और विड्थ जो होता है वह
8 मीन्स 8 माइक्रोमीटर। तो इस तरह से यह हो गया माइक्रोफैराडे का स्ट्रक्चर इस लार्वा का। अब आते हैं हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखे थे इंट्रोडक्शन अबाउट द उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। अब उसके बाद देखे थे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है और इसका स्ट्रक्चर, मॉर्फोलॉजी कैसा कैसा है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके द्वारा कैसे रोग को फैलाया जाता है। तो यह सबसे पहले देखते हैं कि एनाफिलिस मॉस्किटो, जो फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो थी या फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो, जब किसी कोई भी इन्फेक्टेड फीमेल एनाफिलिस या फीमेल क्यूलेक्स मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन को काटती है तो वहाँ से वह माइक्रोफैलेरी जो वर्म होता है, जो लार्वा है, उस लार्वा को एडल्ट ह्यूमन बींग्स में, यानी ह्यूमन बींग्स में एडल्ट या जो भी है लेडीज किसी भी ह्यूमन बींग्स में वह उसको इंट्रोड्यूस कर देती है। वहाँ से वह जो माइक्रोफैलेरी लार्वा है वह ह्यूमन बींग्स के शरीर में इंटर कर जाता है और इंटर करने के बाद वह सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर कर जाता है। तो यह रहा इसके विषय में कैसे उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा एक रोग होता है। अब आते हैं लाइफ साइकिल ऑफ उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। लाइफ साइकिल कैसे, लाइफ साइकिल इसका पूरा होता है, ध्यान से सुनिएगा, लाइफ साइकिल एकदम याद हो जाएगा। उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है यह एक पैरासाइटिक वर्म है, जो पहले बता चुके हैं। यह पैरासाइटिक वर्म मनुष्य में कैसे इंटर करता है, तो इसके लिए बताए थे दो होस्ट है, एक होस्ट प्राइमरी मैन, दूसरा होस्ट है मॉस्किटो। जब कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो किसी भी हेल्दी मैन को बाइट करता है तो उस समय उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी का जो लार्वा है, माइक्रोफैलेरी लार्वा है, वह थर्ड स्टेज में होता है। और उस थर्ड स्टेज लार्वा जो होता है, थर्ड स्टेज लार्वा किसका, उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी का, माइक्रोफैलेरी। उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी के लार्वा को हम लोग माइक्रोफैलेरी लार्वा कहते हैं। इस माइक्रोफैलेरी लार्वा को थर्ड स्टेज में कोई भी इन्फेक्टेड मॉस्किटो हेल्दी ह्यूमन बींग्स में जब बाइट करती है तो वह इस थर्ड स्टेज लार्वा को, माइक्रोफैलेरी के थर्ड स्टेज लार्वा को ह्यूमन बींग्स में, मीन्स हेल्दी ह्यूमन बींग्स में इंट्रोड्यूस कर देती है। ध्यान सुनिएगा, तो माइक्रोफैलेरी क्वेश्चन यहाँ है, माइक्रोफैलेरी का कौन सा स्टेज होता है, इन्फेक्टिव स्टेज होता है। Which stage is the infective stage of the microfilaria larva of Uchereria bankrofti? उसका आंसर होगा थर्ड स्टेज लार्वा ऑफ माइक्रोफैलेरी इज द इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ उचरेरिया बैंक्रॉफ्टी। ठीक है, तो इस तरह से थर्ड स्टेज लार्वा जो होता है वह इसका इन्फेक्टिव स्टेज है। यह थर्ड स्टेज लार्वा जब मनुष्य में कोई भी मॉस्किटो जो इन्फेक्टेड है वह बाइट करती है तो यह थर्ड स्टेज लार्वा ह्यूमन बींग्स के ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है। ब्लड स्ट्रीम से होते हुए यह पूरे शरीर में होते हुए लिम्फेटिक सिस्टम में इंटर करता है। लिम्फेटिक सिस्टम में जाकर के जहाँ जहाँ लिम्फ नोड्स होते हैं वहाँ वहाँ जो है उनको इन्फेक्ट करता है। यह जब मनुष्य में इंटर किया, कहाँ इंटर किया, ह्यूमन बींग्स में, मैन में इंटर कर गया। मैन में इंटर करने के बाद यह गया है आपका लिम्फेटिक सिस्टम में। कहाँ गया, लिम्फेटिक सिस्टम। अभी बताया आपको, यह जनरली जो होता है हम लोग के ग्रोइन रीजन में होता है और ग्रोइन रीजन को प्रभावित करता है। ग्रोइन रीजन में स्कोटम है, आपका टेस्टिकल्स है, एक्सेट्रा। ये सभी लिम्फेटिक सिस्टम के लिम्फ नोड में जाकर के वहाँ यह जो थर्ड स्टेज माइक्रोफैलेरी लार्वा है वह किसे बदल जाएगा, एडल्ट में बदल जाएगा, एडल्ट वर्म में बदल जाएगा। किसमें बदल गया, एडल्ट वर्म में। तो मनुष्य के, ह्यूमन बींग्स के शरीर के अंदर इंट्रोड्यूस करने के बाद यह लार्वा सर्कुलेटरी सिस्टम से होते हुए लिम्फेटिक सिस्टम में आता है, लिम्फ नोड में आता है और लिम्फ नोड में जाने के बाद वहाँ वह जो है अपना ग्रोथ करता है और ग्रोथ करके वह एडल्ट वर्म में बदल जाता है। और वहीं पर मेल और फीमेल एडल्ट वर्म जो होते हैं वे क्या होते हैं, मॉडिफिकेशन होता है इस लार्वा में। मॉडिफिकेशन होने के बाद एडल्ट वर्म बन गए, कुछ मेल बन गए और कुछ जो है फीमेल बन गए। अब यहाँ पर ये मेल और फीमेल जो लार्वा जो एडल्ट वर्म है, इनके द्वारा सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा और उसके द्वारा
क्या बनेंगे, माइक्रोफाइलेरी लार्वा बनेगा, माइक्रोफाइलेरी लार्वा बनेगा। एडल्ट मेल और फीमेल के द्वारा यह जो है क्या बना, एक लार्वा बना, जिसे हम लोग माइक्रोफाइलेरी लार्वा कहते हैं। यह माइक्रोफाइलेरी लार्वा कहाँ बना है आपका, तो एडल्ट जो एडल्ट वर्म है मीन्स मेल और फीमेल लिम्फ नोड में, ये वहां जाकर के जो है माइक्रोफाइलेरी लार्वा बना। यह माइक्रोफाइलेरी लार्वा शरीर के विभिन्न क्षेत्र में, माने हमारे शरीर के डिफरेंट पार्ट्स में घूमते हैं, और जहाँ जहाँ लिम्फ नोड होता है या लिम्फेटिक सिस्टम होता है, वहाँ वहाँ जो है वो जा करके एक्यूमुलेट होते हैं। और उस जगह पर चूंकि यह एडल्ट वर्म जो है वहाँ आपका माइक्रोफाइलेरी लार्वा बना दिया है, वह वहाँ से घूमते हुए फिर हमारे ब्लड स्ट्रीम में आ गया, ब्लड स्ट्रीम में आकर करके हमारे पेरिफेरल ब्लड स्ट्रीम में वो आ गया है। तो माइक्रोफाइलेरी लार्वा कहाँ पहुँच गया हमारा, अल्टीमेटली पेरिफेरल ब्लड सिस्टम में, मीन्स हमारे जो सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पेरिफेरल सिस्टम है उस सिस्टम में आ गया। जब कोई भी हेल्दी मॉस्किटो फीमेल क्यूलेस और फीमेल एनाफिलिस मॉस्किटो जब किसी ऐसे सिक पर्सन को, ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को जब बाइट करती है, तो यहाँ से माइक्रोफाइलेरी लार्वा को वह क्या कर ली, इंजेक्ट कर लिया। कहाँ, मॉस्किटो में, मॉस्किटो जो है इसे ले लिया। यह माइक्रोफाइलेरी मॉस्किटो में जो है वह इंटर कर गया जब हेल्दी कोई मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को जब बाइट करती है, तो इस तरह से माइक्रोफाइलेरी लार्वा जो होता है वह मॉस्किटो में पहुंच गया। मॉस्किटो में पहुंचने के बाद एक चीज और इसमें बताना जरूरी था, एडल्ट वर्म के द्वारा जो माइक्रोफाइलेरी लार्वा निकला था, यह माइक्रोफाइलेरी लार्वा जो होता है वह सीथेड होता है, मीन्स बाहर में शीथ होता है और उस शीथ के द्वारा वह कवर रहता है। चूंकि इस माइक्रोफाइलेरी लार्वा का डेवलपमेंट अब ह्यूमन बींग्स में नहीं हो सकता है, इसीलिए इसे नेक्स्ट होस्ट की जरूरत होती है। ध्यान सुनिएगा, माइक्रोफाइलेरी लार्वा जो सीथेड है, मीन्स बाहर से शीथ से एक जो एनवेलप होता है उसके अंदर होता है। इस माइक्रोफाइलेरी का फर्दर डेवलपमेंट जो होता है ह्यूमन बींग्स के शरीर के टेम्परेचर के अनुसार नहीं हो सकता है, मीन्स माइक्रोफाइलेरी के लिए ह्यूमन बींग्स का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो फेवरेबल नहीं है। इसलिए इनके डेवलपमेंट के लिए, जो फर्दर डेवलपमेंट है माइक्रोफाइलेरी के लिए, उसके लिए अब नेक्स्ट होस्ट की जरूरत होती है। यह माइक्रोफाइलेरी जो यहाँ पर एडल्ट वर्म के द्वारा प्रोड्यूस किया गया वह सीथेड होता है और वह ह्यूमन बींग्स में मैक्सिमम 70 डेज तक, मीन्स 70 दिन तक, 70 डे मीन्स 70 दिन तक जो होता है यह माइक्रोफाइलेरी जो होता है वह हमारे शरीर में जीवित रह सकता है। और इसके बाद अगर ये मॉस्किटो के अंदर, मीन्स नेक्स्ट होस्ट के अंदर नहीं गया या नेक्स्ट होस्ट इसको कैरी नहीं कर पाया या इसको इंजेक्ट नहीं कर पाया, तो यह ह्यूमन बींग्स के शरीर में ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इसके फर्दर डेवलपमेंट के लिए इसके फेवरेबल कंडीशन नहीं होता है ह्यूमन बींग्स में, इसीलिए इसके लिए नेक्स्ट होस्ट की जरूरत पड़ती है। तो विदिन 70 डेज जो होता है, जब कोई मॉस्किटो, हेल्दी मॉस्किटो बाइट करता है ऐसे इन्फेक्टेड पर्सन को, तो यह माइक्रोफाइलेरिया जो है वह मॉस्किटो के अंदर चला गया। ध्यान सुनिएगा, अब मॉस्किटो के शरीर के अंदर जाने के बाद, मीन्स जब उसके गट में जाता है यह माइक्रोफाइलेरी जो सीथेड है, तो उस समय सीथ जो होता है वह डिजल्व हो जाता है और यह माइक्रोफाइलेरी जो लार्वा है वह ओपन हो गया। अब वहाँ जो है वो कवर नहीं है। अब यह जो है फर्स्ट स्टेज लार्वा यहाँ होता है। क्या होता है ये? फर्स्ट स्टेज लार्वा। ह्यूमन मॉस्किटो के अंदर यह फर्स्ट स्टेज लार्वा जो है माइक्रोफाइलेरी का वह इंटर कर गया। उसके बाद फर्दर डेवलपमेंट के द्वारा वह सेकेंड स्टेज में आएगा और उसके बाद फिर डेवलपमेंट होते होते फिर मच्छर में ही, मॉस्किटो में ही यह किस स्टेज में आएगा? थर्ड स्टेज लार्वा के, थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा इस स्टेज में आ जाएगा। तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज। ध्यान सुनिएगा, माइक्रोफाइलेरी जो सीथेड था वह मॉस्किटो के गट में गया, वहां पर सीथ जो होता है डिजल्व होता है, ओपन होता है। धीरे धीरे फर्दर डेवलपमेंट के बाद वह सेकेंड स्टेज को अटेंड करता है। सेकेंड स्टेज के बाद फिर थर्ड स्टेज लार्वा जो होता है उस स्टेज में आ जाता है। एक चीज और,
जैसे जैसे यह जो होता है, जैसे फर्स्ट स्टेज लार्वा जब मॉस्किटो में गया, वह उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर कर गया गट में से जाने के बाद। जब गट में वह जो शीत है डिजर्व हो गया, डिजर्व होने के बाद वह फर्स्ट स्टेज लार्वा जो होता है उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में आ जाता है और वहाँ से होते हुए वह मॉस्किटो के थोरेसिक मसल्स में इंटर कर जाता है। वहाँ जाकर के उसके प्रोटीन्स को या उसके जो मटेरियल्स होते हैं उसके शरीर का, उसमें से कुछ मटेरियल्स का यूज करता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स का यूज करता है और कर फर्दर डेवलपमेंट सेकेंड स्टेज ऑफ लार्वा और थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा वहाँ बनाता है। और उस थोरेसिक मसल्स के बाद मीन्स वहाँ से थर्ड स्टेज में आने के बाद फिर यह लार्वा जो होता है वह उस मॉस्किटो के कहाँ पहुँचता है, प्रोबोसिस में पहुँचता है। प्रोबोसिस मीन्स जिस पार्ट से मॉस्किटो किसी हेल्दी पर्सन को बाइट करता है उस पार्ट में यह थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा जो होता है पहुंच जाता है मॉस्किटो के प्रोबोसिस में। अब इस थर्ड स्टेज में की लार्वा जो होते हैं जब कोई इस तरह का इन्फेक्टेड मॉस्किटो हेल्दी ह्यूमन बींग्स को बाइट करता है तो उस समय यह थर्ड स्टेज लार्वा जो होता है वो ह्यूमन बींग के शरीर के अंदर पहुंच जाता है। यह था लाइफ साइकिल। ध्यान सुनिएगा, यह आपको बता दिए हैं, फिर सुन लीजिए, एक बार याद हो जाएगा, हम इसको ब्रीफली बता दे रहे हैं। थर्ड स्टेज लार्वा जब प्रोबोसिस में रहता है किसके, मॉस्किटो के, उस समय जब मॉस्किटो प्रोबोसिस के द्वारा जब बाइट करती है तो उस समय यह थर्ड स्टेज लार्वा जो है वह ह्यूमन बींग्स के शरीर के अंदर चला गया, मीन्स उसके सर्कुलेटरी सिस्टम में चला जाता है। यह थर्ड स्टेज ऑफ माइक्रोफिलारी लार्वा enters into the circulatory system of the human beings and travels whole circulatory system, ultimately goes to the lymphatic system। lymphatic system में इंटर कर जाता है, वहाँ चला जाता है। lymphatic system में जाकर के जहाँ जहाँ lymph nodes होते हैं वहाँ वह जो लार्वा एक्यूमुलेट करता है और वहीं पर वह फर्दर डेवलपमेंट करता है, क्योंकि थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा जो होता है माइक्रोफिलारी का, उसके डेवलपमेंट के लिए अब क्या चाहिए, फिर से एक नेक्स्ट होस्ट चाहिए, मीन्स ह्यूमन बींग्स चाहिए जिसके बॉडी टेम्परेचर पर उसका ग्रोथ हो सकता है। तो यह थर्ड स्टेज लार्वा जो है वह पहुंच चुका है लिम्फेटिक सिस्टम में, लिम्फ नोड में। वहाँ वह लार्वा जो होता है वह एडल्ट वर्म में डेवलप कर जाता है और वहाँ एडल्ट वर्म मेल और फीमेल एडल्ट वर्म के रूप में डेवलप करता है, जो बताया था अभी आपको। तो इस तरह से ह्यूमन बींग्स में लिम्फेटिक सिस्टम में एडल्ट वर्म मेल और फीमेल के रूप में डेवलप किया। वहाँ मेल और फीमेल एडल्ट वर्म जो है वह सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा माइक्रोफिलारी लार्वा को प्रोड्यूस करते हैं। ये माइक्रोफिलारी लार्वा जो होता है वह शीथेड होता है, बाहर से शीत के द्वारा इन्वेल्व रहता है। इस कंडीशन में यह माइक्रोफिलारी ह्यूमन बींग्स में मैक्सिमम 70 डेज तक रह सकता है। इसके बाद भी अगर इसको नया होस्ट नहीं मिलता है तो यह जो है डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए 70 दिन के अंदर जब कोई भी हेल्दी मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो जब किसी इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट करती है तो उस समय यह जो है थर्ड स्टेज माइक्रोफिलारी लार्वा जो होता है वह उसके गट में पहुंच जाता है, मीन्स मॉस्किटो के गट में पहुंच गया। मॉस्किटो के गट में पहुंचने के बाद जो उसके बाहर जो शीत होता है वह डिजल्व हो गया और यह माइक्रोफिलारी लार्वा जो होता है वह फर्स्ट स्टेज में उसके पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर कर जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में इंटर करते हुए वह उस मॉस्किटो के थोरेसिक मसल्स तक पहुंचता है। वहां पर जाकर के उसके न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए इसमें फर्दर डेवलपमेंट होता है, मीन सेकेंड स्टेज एंड थर्ड स्टेज को अटेंड करता है। यहाँ थर्ड स्टेज ऑफ लार्वा मॉस्किटो के थोरेसिक मसल से निकलते हुए वह मॉस्किटो के प्रोबोसिस तक पहुंच जाता है और इस तरह से थर्ड स्टेज लार्वा मॉस्किटो के प्रोबोसिस में है। जब कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो जब किसी हेल्दी पर्सन को जब बाइट करता है तो यह थर्ड स्टेज लार्वा ऑफ द माइक्रोफिलारी इंटर्स इनटू द ह्यूमन बींग्स। ये था लाइफ साइकिल कैसे कंप्लीट होता है। तो अब आते हैं, ये था कैसे कैसे शरीर में इंटर किया, कितने होस्ट की जरूरत है और किस होस्ट में कौन सा लाइफ स्पेंड किया। अब आते हैं कहाँ कहाँ प्रभावित करता है। जब ये माइक्रोफिलारी लार्वा एडल्ट के रूप में होता है ह्यूमन बींग्स में, मीन्स लिम्फ नोड में, तो वहाँ पर कभी कभी होता क्या है कि इसमें से जो एडल्ट वर्म होते हैं वो डेड कर जाते हैं, मीन्स मर जाते हैं। तो होता क्या है कि उस लिम्फ नोड के आसपास का इलाका जो होता है
ऑब्स्ट्रक्टेड हो जाता है, और जिसके कारण जो है वह आप सुने होंगे एलिफेंटियासिस जो रोग होता है, हाथी पाँव कहते हैं। तो नीचे का जो पोर्शन होता है, चूंकि एक जगह ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया है, इसीलिए जो होता है इसमें इडिमा हो जाता है, मीन्स सूजन आ जाता है, और पैर जो होता है फूल जाता है, तो स्वेलिंग ऑफ द लेग। कभी कभी देखे होंगे आप, सुने होंगे स्कोटम में जो होता है हाइड्रोसिल बन जाता है, कोई बहुत कॉमन वर्ड है हाइड्रोसिल। तो किसी किसी पर्सन में हाइड्रोसिल इलाका में जो होता है ये वर्म जो होते हैं कभी कभी किसी लिम्फेटिक सिस्टम में फंस जाते हैं, वहाँ भी स्वेलिंग हो जाती है, और उस तरह से हाइड्रोसिल नाम का एक रोग होता है पैदा होता है। कभी कभी किसी किसी देखेंगे कि वो जो वर्म है वो किसी के हाथ में ही जो है, हाथ के लिम्फेटिक सिस्टम में कहीं ऑब्स्ट्रक्ट कर दिए, तो हाथ में जो होता है वह सूजन आ जाता है। तो इस तरह से कई जगह पर इसके द्वारा ऑब्स्ट्रक्शन के कारण कई जगह पर स्वेलिंग आ जाती है, और यह स्वेलिंग कभी कभी पेनफुल भी होती है। कभी कभी इसमें क्या क्या सिम्टम आता है, चील एंड राइगर, कभी कभी जो है शरीर कांपने लगेगा, अचानक ठंडा लगने लगेगा, तेज बुखार आएगा, और पेन होगा, प्लस इडिमा होता है। उसके बाद अब आते हैं, ये सब था इंट्रोडक्शन इन अबाउट द फिलेरिया और एलिफेंटियासिस और ये लाइफ साइकिल। अब एक चीज और बताना चाहेंगे, उचेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है उसका वो होता कहाँ है, किस किस इलाका में उचेरिया बैंक्रॉफ्टी का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। तो उचेरिया बैंक्रॉफ्टी का प्रभाव जो है सबसे अधिक ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्री में हुआ करता है। इसी इलाका में जो है इसका खोज भी हुआ था। सबसे पहले एक जर्मन वैज्ञानिक थे, उस जर्मन वैज्ञानिक का नाम था आपका ओटो एडवर्ड हेनरी उचरेरर। ये थे जर्मन वैज्ञानिक, जर्मन साइंटिस्ट, जिसका नाम था ओटो एडवर्ड हेनरी उचरेरर। और एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम था, ये हैं आपके ब्रिटिश साइंटिस्ट, इनका नाम था जोसेफ बैंक्रॉफ्ट। ध्यान से देखिएगा तो इसमें एक बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग चीज है। ओटो एडवर्ड हेनरी उचरेरर के नाम से ही इसका नाम उचेरिया पा था। जीनस नाम जो है उचेरिया, किसके आधार पर, तो ये जो साइंटिस्ट हैं उनके कारण जो है इसका नाम उचेरिया पड़ा, क्योंकि इनका नाम था ओटो एडवर्ड हेनरी उचरेरर, तो इनके नाम पर इसका नाम पड़ गया था उचेरिया। और जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जोसेफ बैंक्रॉफ्ट, उनके नाम पर यह स्पेसिफिक नाम पड़ा था बैंक्रॉफ्टी। तो इस तरह से इन दोनों के नाम के आधार पर इसका नाम उचेरिया बैंक्रॉफ्टी दिया गया था। ओटो एडवर्ड हेनरी जो है यह कब से कब तक खोज किए थे इसका, तो ये खोज किए थे लगभग 1820 से लेकर के 1873 तक ये इसके विषय में खोज किए थे। और जनरली यह इसके माइक्रोफिलेरी लार्वा के ऊपर जो है इनका रिसर्च था। और जोसेफ जो थे ये 1836 से लेकर के 1894 तक यह लगभग जो खोज किए थे वह एडल्ट वर्म के ऊपर खोज किए थे। यह हुआ डिस्कवरी ऑफ उचेरिया बैंक्रॉफ्टी। डिस्कवरी कैसे हुआ, तो अभी बताया कि जनरली उचेरिया बैंक्रॉफ्टी का जो इन्फेक्शन होता है, प्रभाव होता है, वह ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल इलाका में देखा जाता है, मीन्स कंट्रीज में देखा जाता है। चूंकि ये जो है दो साइंटिस्ट, जर्मन साइंटिस्ट और ब्रिटिश साइंटिस्ट, इनका नाम था जर्मन वाले का ओटो एडवर्ड हेनरी उचरेरर, उनके आधार पर उचेरिया नाम दिया गया। और ब्रिटिश साइंटिस्ट का नाम था जोसेफ बैंक्रॉफ्ट, वो उनके नाम पर जो है बैंक्रॉफ्टी नाम दिया गया। इन दोनों का जो पीरियड है रिसर्च का वह है ओटो एडवर्ड हेनरी उचरेरर का 1820 से 1873, वो माइक्रोफिलेरी लार्वा के ऊपर स्टडी किए थे। और ब्रिटिश साइंटिस्ट जो जोसेफ बैंक्रॉफ्टी थे वो 1836 से लेकर 1894 तक ये इसके बीच में जो स्टडी किए थे वह एडल्ट वर्म पर स्टडी किए थे। तो ये था आपका इनका हिस्ट्री, कैसे जो है कहाँ इनका डिस्कवरी किया गया। तो ये हुआ उचेरिया बैंक्रॉफ्टी और इनके द्वारा प्रोड्यूस किया गया डिजीज, और इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो इसके विषय में हम कंप्लीट आपको पूरा पैकेज दे दिए हैं। आपको उम्मीद करते हैं याद हो गया होगा। अब हम इस चैप्टर को विराम देते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। धन्यवाद।